501 का लेक्चर नंबर 27। आई होप सो आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे और आपकी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम करेंगे सिलेबस कवर करके अपना सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम कम है और हमारे पेपर जो हैं वो फाइनल टर्म 14 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 27। इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़े हैं, मतलब ये बेसिस वाले और डिटर्मिनेंट्स और बेसिस की कुछ टाइप, नल स्पेसेस, वेक्टर स्पेसेस, ये सारी जितनी भी हमने पीछे पढ़ी है ना, मतलब इक्वेशंस पढ़ी हैं, पूरा जो एक सेगमेंट कवर किया जिसमें 8 लेक्चर हमारे इंक्लूड थे। तो उन सब का जो यूज़ है, जो एप्लीकेशंस हैं इन सारी चीज़ों की, वो आज हम पढ़ेंगे कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। ठीक है, एप्लीकेशन टू डिफरेंस इक्वेशन लेक्चर नंबर 27 है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको सारे वो हाईलाइट करवाऊंगी और मेन पॉइंट क्लियर करूंगी ताकि जो है वो आपको कंसेप्ट आपका ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी और सब्जेक्टिव के लिहाज से भी दोनों से क्लियर हो जाए और आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाए। लेक्चर टू डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो है वो आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। ये वैसे डिस्क्रीट और डिजिटल डाटा और कंटिन्यूस डाटा की डेफिनेशन, जो मेन डेफिनेशन है वो आप गूगल कर सकते हो। पास बुक वगैरह है तो उससे आप जो है वो देख लें। मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट दे देती हूँ कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डाटा में क्या फ़र्क होता है। डिस्क्रीट डाटा ऐसे होता है कि लाइक आप पेशेंट है आपके पास हॉस्पिटल में आता है, उसका जो आप टेम्परेचर करेंगे वो स्टार्ट करेंगे, वो उसके ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद से आप स्टार्ट करेंगे। जो उसको पहले था उसका मवाजना करेंगे अपना जो आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है उसके साथ। तो वो डाटा जो रिकॉर्ड होगा, मतलब पेशेंट के हॉस्पिटल के आने से लेकर उसके ठीक होने तक की जितनी भी डिटेल्स होंगी, वो डिस्क्रीट डाटा उस टाइप का डाटा होता है, डिस्क्रीट डाटा। ठीक है, और कंटिन्यूस डाटा वो होता है जो कि किसी भी काम के दौरान कंटिन्यूटी को बरकरार रखता है। फॉर एग्जांपल, आप कोई काम कंप्यूटर के ऊपर अचानक से आपकी लाइट चली जाती है और यूपीएस भी लगा हुआ है आपके घर, तो वो जो थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी जो है वो पैदा होगी दरमियान में लाइट जाने में, तो वो जो इस टाइप के जो हमारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो डाटा जो होता है वो उस डिसकंटिन्यूटी को जो है वो कंटिन्यू कर देता है। मीन्स कि अगर लाइट जाती है डिसकंटिन्यूटी आई है, वो क्या होगी कि वो पूरी हो जाएगी। और अगर यूपीएस नहीं लगा होगा तो वो हमारा काम जो है वो ज़ाया हो जाएगा, हम उसको आगे सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, बस ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था, इसको आपने एक दफ़ा जो है वो देख लेना है। उसके बाद आपके पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कौन से होते हैं। ये वही बात है जो अभी मैंने आपको बताई है कि पेशेंट के हॉस्पिटल में आने के बाद से जो आपका, मतलब कोई भी काम आप जब शुरू करते हैं तो वो जो बाद में आप उस काम के ऊपर अपना मेहनत करते हैं, आप जो भी काम करते हैं वो जो रिकॉर्ड है वो आप डिस्क्रीट डाटा में जो है वो रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेट एस इज द space of discrete time signal. A signal in S is a function defined only on the integer and is visualized as a sequence of number say UK। यानी कि ये क्या है, S आपकी एक स्पेस होती है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, और जो सिग्नल S है वो फंक्शन होता है एक इंटीजर का, और उसमें जो सीक्वेंस होता है वो नंबर का सीक्वेंस होता है। ठीक है, उसको आप YK कह सकते हैं, से लेकर अप टू सो ऑन, जहाँ तक मर्जी है आप इसका रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं YK तक। और YK में क्या होता है, लेस देन है वो लेस देन इक्वल टू 0 और इधर अज्यूम टू बी 0 और सिंपली ओमिटेड। ठीक है, अब इधर एक डिफरेंस है कि डिस्क्रीट, आप देख लें कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स आर द फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटीजर दैट आर सीक्वेंस और इट टेक ओनली द डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज। वही बात के क्या है कि जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स होते हैं वो इंटीजर्स के ऊपर फंक्शन डिफाइंड होते हैं और उनमें सीक्वेंस होता है या फिर उनमें डिस्क्रीट सेट जो है वो लिए जाते हैं वैल्यूज के। यहाँ पे एग्जांपल भी रेडियो टीवी स्टेशन की दी गई है, इसको भी आप, बाकी ये एग्जांपल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। लीनियर इंडिपेंडेंस इन द स्पेस ऑफ सिग्नल क्या है, इस जो आपने पीछे अपनी इक्वेशंस पढ़ी हैं, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ी है, लीनियर रिलेशनशिप, जो भी लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस सारी चीज़ें पढ़ी हैं, वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज होना है, वही चीज़ें हैं, जस्ट क्या है कि थोड़ा सा मेथड जो है वो चेंज होगा। तो यहाँ पे भी वही है कि
To simplify the notation, we consider the set of only 3 signal in S, say UK, VK and WK. 3 signals यहाँ पे consider किए जाते हैं. They are linearly independent precisely when the equation, ये independent कब होंगे, जब ये सारा जो मतलब values आएंगी आपकी, जब इनको आप solve करेंगे तो equal to वो 0 आएंगी. ठीक है, ये तब आपकी इंडिपेंडेंट होगी. और अगर वैल्यूज जो है वो किसी कांस्टेंट की इक्वल आ जाती हैं तो देन वो आपका क्या होगा, वो डिपेंडेंट सेट होगा. ठीक है, इसकी इक्वेशन जो है, फिर आप क्या करते हैं, वन जो C1 ये के की जो वैल्यूज हैं ये आपकी चेंज होती रहती हैं. ठीक है, यहाँ पे C1 C2 सेटिस्फाई 1, देन द इक्वेशन होल्ड फॉर एनी 3 कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ 1k + 2. ठीक, 1k + 2. ठीक है, आप k की वैल्यूज जो है वो आगे चेंज कर सकते हैं. सबसे जो पहली इक्वेशन बनती है वो आपकी ये बनती है, देन सेकंड ये, और थर्ड ये k की वैल्यूज आप चेंज करते हैं. फिर क्या होता है कि यहाँ पे इक्वेशन का मैट्रिक इस इक्वेशन का बनाते हैं. सबसे पहले और WK आती है, और WK आता है. ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन आपकी दी गई होगी उसमें जो भी आपके यहाँ पे यूज हो रहे होंगे सिग्नल्स वो आपने यूज करने हैं. यहाँ पे UK, VK और WK यूज हो रहा है. देन सेम इसी तरीके से आपने जब मैट्रिक बनाया तो UK, VK और WK आपने यहाँ पे यूज किया है. देन k की वैल्यू जब चेंज हुई है, पहले k + 1 पुट किया है, फिर जो सेकंड स्टेप होगा उसमें k + 1 और जो थर्ड स्टेप है उसमें आपने k + 2 पुट करना है. ठीक है, और यहाँ पे जो आपके अननोन्स होते हैं जिनकी वैल्यू वो आपने फाइंड करनी होती है, वो आपने लिख दिया n = 0. देन यहाँ पे ये जो मैट्रिक हमने बनाया है, ये कोफिशिएंट्स का मैट्रिक, इसको आप कहते हैं कि ये कैसुरैटिव मैट्रिक है. एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक इज कॉल्ड द कैसुरैटियन ऑफ UK, VK एंड WK. MCQs में पूछा जा सकता है आपसे. ठीक है, आगे एग्जांपल है इसको, that 1k - 2 के एंड 3 के आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सिग्नल. ठीक है, उधर आप इक्वेशन थी उसमें हमने UK, VK और W का यूज किया था. इसी तरह की आपकी एग्जांपल आपके पेपर में आ सकती है कि कोई भी आपको नंबर दिए जाएंगे और फिर आपने बताना होगा कि वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है. तो सबसे पहले आपने लिख लिया UK, VK और WK. यहाँ पे 1k - 2 की पावर के एंड 3k है. देन k की वैल्यू आपने चेंज किया, पहले k + 1 फिर k + 2 आपने पुट किया है. रो ऑपरेशन कैन शो फेयरली इजीली This matrix is always invertible. How it first to substitute the value of k, say k = 0 and row reduce the numerical value. अब जो है वो आपने क्या करना है, k की वैल्यूज को चेंज करना है. सबसे पहले k = 0 पुट करना है. जब 0 पुट करेंगे k = तो ये k सब आपस में चेंज हो जाएंगे और फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, ये आपका एक मैट्रिक बन जाएगा. इसके ऊपर आपने रो ऑपरेशन अप्लाई करना है, इसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद बताना है कि ये आपका इंडिपेंडेंट है या नहीं है. तो द कैसुरैटिव मैट्रिक इज इनवर्टिबल फॉर k = 0, सो 1k - 2k एंड 3k आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. ठीक है, k = 0 हमने पुट करना है और ये हमने ऊपर इक्वेशन भी देखी है कि जब इक्वल टू ये 0 आपका आंसर आएगा तो फिर ये क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे. सेम इसी तरीके से एक और भी यहाँ पे आपको कंसेप्ट दिया जाता है कि जो कैसुरैटिव मैट्रिक है वो ये अब आपका कैसुरैटिव मैट्रिक बनना है. ठीक है, ये इन्वर्टिबल है. इन्वर्टिबल मैट्रिक वो मैट्रिक होता है जिसकी जो लीडिंग एंट्री है वो इक्वल टू हो उसके ऑर्डर के. ये 3/3 का मैट्रिक है आपका और इसमें जो लीडिंग एंट्री बन रही है वो भी 3 है. लीडिंग एंट्री वो होती है जिन नंबर्स को लेके हम बाकियों को 0 बनाते हैं. तो यहाँ पे इस 1 को लेके आपने इन दोनों को 0 बनाया, इस 3 को लेके आपने इसको 0 बनाया और 2 जो है, ये 2 जो है उसको भी आपने यूज किया है. तो ये आपका जो है वो लीडिंग एंट्रीज यहाँ पे बनती हैं. तो इसलिए यहाँ पे इसकी लीडिंग एंट्री भी 3 है और ये 3/3 का मैट्रिक है आपका. तो आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक है. ठीक है, और k = 0, सो 1k - 2k आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. ये कंसेप्ट था बेसिक कि k = जब आप 0 पुट करें वो इन्वर्टिबल मैट्रिक भी हो तो उसको आप कहेंगे कि वो इंडिपेंडेंट है. जब वो वर्टिबल मैट्रिक आ जाएगा और k = 0 के ऊपर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो देन आप उसको कहेंगे कि वो आपका डिपेंडेंट मैट्रिक है. ठीक है, सेम इसी तरीके से ये आपने खुद जो है वो ट्राई कर लेना है. लीनियरली इंडिपेंडेंट सिग्नल्स है. ये भी सेम इसी तरीके से आपने वैल्यूज को पुट करना है. k की जगह k + 1 फिर k + 2 पुट करना है. फिर इसी तरीके से k = 0 ले लें सबसे पहले, क्योंकि इस इक्वेशन में गिवन है कि आपने क्या करना है कि इसका जो आंसर है वो = 0. तो k = सबसे पहला जो स्टेप है वो k = 0, देन इसके ऊपर ऑपरेशन करना है और देखना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सिग्नल है या नहीं है. ठीक है, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, गिवन स्केलर a0 अप टू an विद a0 an नॉन जीरो एंड गिवन सिग्नल g के इक्वेशन. यहाँ पे वही बात है कि अब इक्वल टू k की जगह पे कोई वैल्यू आ गई. पिछले हमने जो इक्वेशन देखी थी उसमें क्या था कि k = 0 था. अब k की कोई भी यहाँ पे वैल्यू आ सकती है. इसका लीनियर डिफरेंस इक्वेशन जो आपकी MCQs में पूछी जा सकती है. ऊपर इक्वेशन दी होगी और नीचे आपने बताना होगा कि ये कौन सी इक्वेशन है. तो ये लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर n. ठीक है, द इक्वेशन इज होमोजेनियस कब होगी, जब
जेड के इज जीरो सीक्वेंस, ठीक है। जब आप यहाँ पे जेड के की जगह पे जब आप जीरो रख देंगे तो फिर ये होमोजीनियस हो गए, और अदरवाइज जब कोई कॉन्स्टेंट यहाँ पे होगा तो फिर इसको आप नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये एग्जांपल भी आप जो है वो स्किप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे कॉस बाय टी ओवर 4 है, इस कॉस की वैल्यूज को यहाँ से आपने चेंज करते रहना है। सबसे पहले वहाँ की 0 पुट करें, 1 पुट करें, 3 पुट करें, जो भी आपने पुट करनी है वैल्यूज वो पुट करें। जैसे कि यहाँ पे इसने सबसे पहले वाई के प्लस 1, वाई के प्लस 2 इनमें 0 पुट किया, फिर 1 2 3 4 5 अप टू सोन, और यहाँ पे इन सब की वैल्यूज जो है वो निकाली है। तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक ये डेफिनेशन है आपके पास, ये जो ए नॉट अप टू ए एन तक सिग्नल्स होते हैं इनको फिल्टर कोफिशिएंट कहते हैं। ये आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक और आपकी डेफिनेशन डब्ल्यू के की आपकी एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। इसको आप कहेंगे कि इज फेड इनटू द फिल्टर, द आउटपुट इज द जीरो सीक्वेंस, द फिल्टर कॉल द लो पास फिल्टर। यानी कि जब आपकी आउटपुट जीरो आएगी तो आप उसको कहेंगे कि वो आपका लो पास फिल्टर है, ठीक है। उसके अलावा आपकी एग्जांपल नंबर 4 है, इसमें कहता है कि सोल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन ऑफन हैव द फॉर्म y k इक्वल टू r k फॉर सम r, फाइंड सम सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसके कुछ सोल्यूशंस आपने फाइंड करने हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो y k है वो इक्वल टू किसके, r k के। तो यहाँ पे आपने y जो है उसकी वैल्यूज को चेंज करना है। यहाँ पे एक इक्वेशन दी की है ये। सबसे पहले आपने क्या करना है, r k पुट कर देना है y k की जगह पे इन द इक्वेशन एंड फैक्टर ऑन द लेफ्ट साइड। तो जब आप पुट करेंगे तो y की जो है वो पावर में आप चला जाएगा, ये r की पावर बन जाएगा r k प्लस 1 माइनस 2, r k प्लस 2 माइनस 5, r k प्लस 1 एंड प्लस 6, आर के इक्वल टू 0। अब सिंथेटिक डिवीजन आपने करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि इस पूरी इक्वेशन से आर के को कॉमन ले लिया और अंदर आपने आर क्यूब माइनस 2 आर स्क्वायर माइनस 2 5 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब सिंथेटिक डिवीजन का क्या मेथड होता है कि आपने क्या करना होता है, इस इक्वेशन में कोई भी एक नंबर सबसे पहले आपने पुट करना होता है, सेटिस्फाई करना होता है कि सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक फैक्टर होना लाजमी होता है। तो उस फैक्टर को देखने के लिए आपने क्या करना होता है, इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे वो वैल्यू 1 से शुरू करें, जहाँ से आपको मतलब सबसे जो पहला स्टेप है 1 पुट करें। अगर 1 पुट करने से लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, मतलब दोनों साइड जो है वो 0 आंसर आ रहा है, तो देन आपका वो एक फैक्टर होगा सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए। तो यहाँ पे अगर 1 पुट किया जाए तो इक्वल टू ये दोनों इक्वेशन 0 बन जाती हैं। तो सबसे पहला इसने 1 लिया, यहाँ पे फैक्टर सबसे पहला फैक्टर 1 होगा। इस वाली लाइन को आपने लिख लेना है। पहले सिंथेटिक डिवीजन करते क्यों है कि जो आपका क्यूब की फॉर्म में कोई इक्वेशन आ जाती है तो उसकी एक पावर जो है वो कम करने के लिए आप क्या करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। देन जो आपकी एक नई इक्वेशन बनती है उससे फिर आप बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्म करके वहां से को सॉल्व करके वहां से आप सोल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे R3 सबसे पहले आपका 1 आ जाएगा, देन -2 एंड -5 और यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। ये एक यहाँ पे इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं यूज हो रहा। तो ये सबसे पहले आपने क्या करना है कि 1 आपका एक फैक्टर बनता है, यानी कि आपने जब 1 पुट किया तो आपका ये आ गया। देन फर्स्ट वाला फैक्टर तो ऐसे ही आ जाएगा 1, जहाँ पे 1 वैसे 0 आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। देन आपने इस 1 को इस 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं और वो 1 आपका यहाँ पे आता है। फिर इन वाले दोनों फंक्शंस को आप प्लस करते हैं, तो जब -2 + 1 -1 आंसर देगा। देन 1 को -1 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा। जब 1 को -6 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 बन जाएगा यहाँ पे। तो 6 + 6 आपका आ जाएगा, पे आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। हमने क्या बनाया, एक फैक्टर हमने क्या बनाया था, 1 बनाया था, यानी कि x - 1 इज इक्वल टू 0 जब आप रखेंगे तो x की वैल्यू क्या निकलती है, आपके पास 1 निकलती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे x - 1 और दूसरा फैक्टर अब इस चीज का बनेगा, ठीक है। अब जो इक्वेशन आपने बनानी है वो x² से स्टार्ट करनी है। x³ वाली जो टर्म है वो आपकी अब खत्म हो गई है। x² -x और -6 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन बन गई। फैक्टराइजेशन पर आप फैक्टराइजेशन करें, अगर हो सकती है तो, अगर नहीं होती तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, और जहाँ पे आपके जो है वो ये 3 फैक्टर बन जाएंगे। अब अगला जो काम किया है कि यहाँ पे क्या किया है कि इन फैक्टर्स में इनकी वैल्यूज जो है वो सिंपल ही के, और सिंपली के वाला जो टर्म था उसको इसने कॉमन ले लिया है, और बाकी से उनको आपस में प्लस माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके इक्वल टू 0 जो है वो इसके लिखा है। और ये आपकी इक्वेशन थी।
देन ये क्या है कि फॉर ऑल के द रूट ऑफ एफ और द रूट ऑफ द एक्सिलरी इक्वेशन, ये एक्सिलरी इक्वेशन आपके पास इसकी बन जाती है। इसको भी आपने माइंड में रखना है, आपके पेपर में पूछी जा सकती है। आर एन प्लस ए वन आर एन माइनस वन प्लस अप टू सोन ए एन माइनस वन आर प्लस ए एन आई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस इसमें ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि आप किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को बना के इसकी फैक्टर्स जो है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, देन सोल्यूशन सेट्स ऑफ द लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, यहाँ पे जो है वो लीनियर डिफरेंस इक्वेशन के किस तरीके से सोल्यूशन सेट निकालते हैं। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है, आपने जो है वो 2 इक्वेशंस लेनी है जो आपका लीनियर इक्वेशंस होती हैं। इसमें मैपिंग टी जो टी एक फंक्शन है वो एस टू एस पे मैपिंग कर रहा है और सिग्नल बनाता है वो वाई के इनटू सिग्नल डब्ल्यू के। और इसी तरीके से यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन दी गई, इनको अपने माइंड में रख लेना है कि इक्वेशन ये आपके पेपर में एमसीक्यूज में आपसे पूछी जा सकती है। देन मिड टर्म में भी मैंने आपको बताया था कि आपने कभी भी MT 501 में आपने थ्योरम नहीं छोड़ने, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके मिड टर्म के पेपर में कितने ज्यादा एमसीक्यूज आपके थ्योरम से आए थे। तो फिर वही बात कि आपने थ्योरम्स को नहीं स्किप करना, थ्योरम करने हैं। इफ ए एन नॉट इज इक्वल टू 0 एंड इफ जेड के इज गिवन द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपकी बनती है फॉर ऑल के हैज अ यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ये आपके एमसीक्यूज में लाजमी पूछी जा सकती है। इसका प्रूफ है, इसको आप जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। देन अगला थ्योरम आ जाता है द सेट एच ऑफ ऑल सोल्यूशन ऑफ nth ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। ये आपकी इक्वेशन दी गई है। इसमें क्या होता है कि फॉर आर के इज एन एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, यानी कि जितने भी यहाँ पे आपके सोल्यूशन आएंगे, ठीक है, ये आपकी स्पेस जो है वो हमेशा एन डायमेंशन ही रहेगी। इसमें एन वेक्टर्स आपके यूज होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने इसकी डायमेंशन हमेशा एन ही रहेगी। फिर सोल्यूशन टू द गिवन डिफरेंस इक्वेशन, यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है, इसके आपने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये वही हमें पता है कि ये वही इक्वेशन है जो भी आपने ऊपर पढ़ी, तो इसके हमें फैक्टर्स जो है वो पता थे 1 के 2 के एंड 3 के। ये इसकी जो है वो बेस बना देंगे। ठीक है, ये आपने जो है वो रख लेने पूछी जा सकती है, क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि इसके बेस क्या बनेगी। तो ये 1 के माइनस 2 आपके हैं, 3 के ये जो आपके हैं वो बेस में। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन कौन सी होती है, वो इक्वेशन जिनमें यहाँ पे इक्वल की दूसरी साइड पे कोई आप कॉन्स्टेंट जो है वो यूज करते हैं, वो आपकी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होती है। देन एग्जाम्पल है आपकी, वेरीफाई दैट द सिग्नल वाई के इज इक्वल टू के स्क्वायर सेटिस्फाई द डिफरेंस इक्वेशन। इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती, आपने के की जगह पे वाई के की जगह पे के स्क्वायर पुट करना है और देन सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है, जैसे आपने ऊपर वाली एग्जांपल की है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से है, बाकी इसमें कोई इस तरह का मुश्किल काम जो है वो नहीं है। उसके अलावा ये भी जो आपकी एग्जाम्पल्स हैं ये भी बहुत आसान है, इसको भी उसी तरीके से करना है। इसको आपने जो है वो मैट्रिक की फॉर्म में करना है, वाई के +1 एंड k+2। देन जो भी वैल्यूज जहाँ पे यूज हो रही है उसका एक मैट्रिक बना लेना है। उसको फिर आप जो है वो अगर एन टर्म तक सोल्व करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, इसको जो है वो आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर एग्जाम्पल नंबर 18 है, ये भी बहुत आसान है, इसका भी कैसोरेटी मैट्रिक बनाना है। फिर के की वैल्यूज को चेंज करना है और जहाँ पे जो आपका मैट्रिक बनेगा उसके ऊपर आपने रो ऑपरेशन अप्लाई करना है और बताना है कि ये आपका इन्वर्टिबल है, तो वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट मैट्रिक आएगा। आई होप सो इस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई स्टेप समझ ना आए हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मजीद हेल्प के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर समझ आई हो तो कमेंट कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।